everyone, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Our syllabus is going section wise and today we will do 4 sections, that is from 18 to 22. Your section these includes liability of the firm for the acts of partner. Okay, we will see कि जो partnership में firm होती है उसके अंदर जो partners हैं उनकी liability का क्या feature है, liability का क्या nature है और वो लाइबिलिटी कब होगी अगर पार्टनर्स के एक्ट्स फर्म के लिए एक तरीके से अफेक्ट करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. जो पार्टनर्स की जो ये लाइबिलिटी होती है बेसिकली, इसका नेचर कैसा होता है बच्चे? दैट इज ऑफ अनलिमिटेड नेचर. मीन्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड. मैंने आपको जो फीचर्स करवाए थे तो मैंने पार्टनरशिप के आपको बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है. मीन्स इट कैन नॉट बी लिमिटेड अप टू देयर शेयर ऑफ कैपिटल और सम फिक्स्ड अमाउंट. नेवर. इफ यू आर नॉट एबल टू रिपे द लोन्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम थर्ड पार्टी, then that liability could be recovered from your personal assets also, and that's why I'm again saying that liability is of unlimited nature, right? Coming to the next thing, that kinds of acts for which partner is liable. पार्टनर कैसे एक्ट्स के लिए लाइबल होते हैं, मतलब पार्टनर्स फर्म के ऐसे किस काम के लिए उनको लाइबल किया जाएगा या उनको ये बोला जाएगा दैट you are responsible for the acts of these things. So let's read. First of all, the acts done within the authorities of the partners. पार्टनर्स की अथॉरिटी में वो एक्ट हुए हों, विच मे बी ईदर. वो कैसे एक्ट्स होने चाहिए? ईदर दे आर एक्सप्रेस्ड, राइट बच्चे? एक्सप्रेस्ड मीन्स उनको स्पेसिफिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इन एक्ट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए. प्लस ऑल्सो दोज एक्ट्स विच आर इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मीन्स ऑल्दो वो लिखे नहीं हैं बट वो कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनको देखकर ये लगता है कि हर पार्टनर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. मीन्स दैट आर ऑफ दैट माइनर नेचर कि उनको लिखना ना लिखना डजंट मैटर, बट एज अ जनरल रूल इफ यू सी यू मस्ट बी लायबल फॉर दोज एक्ट्स. सो kinds of act of the partner that is liable, he is liable for all those acts which are expressed in their contract as well as those acts which are impliedly done. अब impliedly तो आप ऐसे कह दोगे कि मैम इसमें कोई भी एक्ट इंक्लूड कर लोगे, ऐसा नहीं है बच्चे. सर्टेन एक्ट्स हैं जो impliedly आपको शो करेंगे कि इन एक्ट्स के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा. सो वी विल रीड दोज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट योर दिस एक्सप्रेस अथॉरिटी सेज. एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या कहती है? मीन्स ऐसे एक्सप्रेस्ड एक्ट्स क्या कहते हैं? द अथॉरिटी दैट इज गिवन अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए उनको टर्म्स एंड कंडीशंस में इंक्लूड किया हो स्पेसिफिकली. मीन्स आपने जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे थे बच्चे, सपोज कीजिए आप पार्टनरशिप, तो आप एक डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसको आप पार्टनरशिप डीड बोलते हो और उसमें आप कुछ कंडीशंस लिखते हो कि ये जो भी कंडीशंस होगी अगर आपने ये सब बातें की देन आप रिस्पॉन्सिबल हो गए. यही बातें होती हैं. तो वो स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं. उसको कोई भी पार्टनर उठाकर देख सकता है या आप किसी को भी उठा के दिखा सकते हो कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. सो जो चीजें लिखी हैं विच यू कैन सी, विच यू कैन रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, विच द अदर पार्टनर्स हैव साइंड आफ्टर रीडिंग देम, दैट टर्म्स आर नोन एज द एक्सप्रेस्ड टर्म्स, राइट बच्चे? तो उनको आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेस्ड वंस in the terms of the contract. So here basically what this is saying that partners themselves decide, partner उनको खुद decide करते हैं कि वो कौन सी terms होंगी, वो कौन से acts होंगे, plus they provide them in the contract. वो खुद उनको लिखते भी हैं. डिसाइड करने के बाद उनको खुद लिखा जाता है. तो ये होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी. ये तो फिर देखिए सब पार्टनर्स को नॉलेज होगी कंप्लीट कि हमारे एक्ट के अंदर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमारी पार्टनरशिप एक्ट में कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. नाउ लेट्स सी कि मैम अब इम्प्लाइड अथॉरिटीज में क्या इंक्लूड होता है. इम्प्लाइड अथॉरिटी बच्चे, एज आई सेड, दीज आर सर्टेन एक्ट्स विच वी कैन नॉट राइट. दे आर ऑफ सच माइनर थिंग्स कि हम इनको हर चीज को लिखना सोचते नहीं है. Means they are generally being understood. That's why I have written here implied means understood.
अंडरस्टूड बाय एवरी पार्टनर। एज अ जनरल पर्सन अगर आप किसी से पूछोगे तो ये हर कोई यही कहेगा कि हाँ इस एक्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। दिस इज सो क्लियरली थिंग कि आप अगर जो इसको सोशली पब्लिकली कोई बिजनेस करोगे उसमें ये देखा ही जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये इम्प्लाइड अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? दीज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू ले डाउन और टू राइट, इनको लिखा जाए या इनको हम सबके सामने बताए अपॉन ऑल माइनर एक्ट्स। माइनर मीन्स दोज ऑफ नॉट दैट इंपॉर्टेंस, मीन्स उनको लिखना इतना जरूरी नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू ले डाउन या फिर उन पर एग्री करें, एग्री भी लिख सकते हैं बच्चे, हाँ एग्री अपॉन ऑल माइनर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन राइटिंग, कि आप उनको हर चीज को राइटिंग में लिख के दो। तो ऐसे तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता जाएगा, आप उसमें अननेसेसरीली छोटी छोटी बातों को लिखते जाओगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको लिखिए जो एक बिजनेस को बिल्कुल अफेक्ट कर सकती हैं, बट यू कैन नॉट राइट ऑल दीज माइनर थिंग्स एंड दैट्स व्हाई इफ दे आर नॉट रिटन, तो इसका मतलब ये नहीं है यू हैव टू अंडरस्टूड देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दीज इम्प्लाइड अथॉरिटीज जो होती हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी इज नेसेसिटी। ओके, दिस इज नेसेसिटी। ये इतनी जरूरी होती है क्यों? क्योंकि अदरवाइज द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। इम्प्लाइड अथॉरिटीज जो होती हैं दे आर ऑलरेडी ऑफ कोर्स दे आर ऑफ माइनर एस्पेक्ट्स, मीन्स हम इनको लिखना चाहते नहीं है, बट दे आर वेरी नेसेसिटी, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर व्हाट, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, एंड इफ दे आर नॉट डन देन बिजनेस को आप स्मूथली रन करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट एक्ट्स डन बाय द पार्टनर इन यूजुअल वे टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर कोई भी पार्टनर ऐसा कोई भी काम करता है जो यूजुअल वे में किया जाता है ड्यूरिंग द बिजनेस, बिजनेस को जब आप कंडक्ट करते हो और कोई पार्टनर उसको कैरी कर रहा है, इट बाइंड्स द फर्म, वो फर्म को भी बाइंड करेगा। मींस पार्टनर ने एज अ पार्टनरशिप के रहते रहते और पार्टनरशिप का ही कोई बिजनेस किया है जिसको नॉर्मल हर पार्टनर इसी तरीके से करता आए, तो जरूरी नहीं है कि वो बात भी आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, बट अगर उस पार्टनर से कोई गलती हो जाएगी उस काम को करते हुए इन अ यूजुअल वे, देन फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, मीन्स ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो हर पार्टनर पर बाइंड होगा वो वर्क। समझ में आया बच्चे? सो इट इज सेइंग, एंड दिस इज मेंशन इन योर सेक्शन 19 क्लोज 1, you can see here section 19 close 1 what it says, I am repeating again, that if any act is done by the partner in which usual way to carry on the business, it bind the firm. ओके, पार्टनर का कोई भी ऐसा काम जो कि यूजुअल वे में किया जाएगा वो फर्म को क्या करेगा? बाइंड करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, बट इफ पार्टनर डू नॉट डू एनी एक्ट, कोई ऐसा काम करता है इन व्हाट अनयूजुअल वे में, मींस उस तरीके से वो काम फर्म में किया ही नहीं जाता है, उसने टोटली डिफरेंट तरीके से वो काम किया, इवन पार्टनर्स को भी आइडिया नहीं था उस काम को इस तरीके से किया जाता, देन ही हैज टू टेक परमिशन, उसको परमिशन लेकर ही वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको अलग तरीके से कर रहा है तो वो तरीका फर्म के पार्टनर्स को पता होना चाहिए। परमिशन किसकी लेनी है? फर्म। फर्म मींस ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम ऑल अदर पार्टनर्स, अदरवाइज इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन फर्म, फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ही इज पर्सनली गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल या लायबल फॉर दैट एक्ट। सो समझ में आया? यूजुअल वे होगा तो फर्म बाइंड होगी, अनयूजुअल वे में किया है तो फर्म बाइंड नहीं होंगी। हाँ, अगर उसने परमिशन ली है उस अनयूजुअल करने का फिर फर्म बाइंड हो सकती है। 19 क्लोज 1 समझ में आया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 19 क्लोज 2। व्हाट इट सेज दैट implied authority doesn't give any power। यहां पर इस वर्ड पर फोकस करना है बच्चे, does not give the power, पावर नहीं देती implied authority क्या करने की, क्या नहीं, मतलब ये वो काम है, जितनी ये मैंने लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है ये सारे वो एक्ट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, ये आपको इम्प्लाइडली भी नहीं दिए जाते। क्या काम नहीं करने? यू कैन नॉट सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट ऑफ द फर्म टू
टू किसको, टू आर्बिट्रेशन। राइट, आप कोई भी ऐसा काम, yeah, it's like this, you have to submit, you cannot submit any dispute of the firm का आप कोई भी वर्क, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट, कोई भी मैटर जो चल रहा है वो आप कहीं पर भी आर्बिट्रेशन को नहीं दे सकते। ये स्ट्रिक्टली आपको मेंशन है, यू कैन नॉट डू दैट आर्बिट्रेशन को देना। आर्बिट्रेशन इज द थर्ड पार्टी जिससे आप नेगोशिएशन करवाते हैं। दो पार्टीज, अगर एक सपोज कीजिए आप पार्टनरशिप हो और किसी के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, यू आर द टू पार्टीज, देन यू कैन नॉट ब्रिंग एनी थर्ड पार्टी फॉर आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ओपन द बैंकिंग अकाउंट ऑफ फर्म का आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते ऑन हिज ओन नेम, मीन्स अपने नाम पर फर्म के लिए कोई भी अकाउंट आप नहीं खुलवाएंगे। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम बाय फर्म का कोई क्लेम चल रहा है जहां पे उन्होंने क्लेम कर रखा है और आप उसमें जाकर कॉम्प्रोमाइज कराए, ये आप नहीं कर सकते। देन यू कैन नॉट एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आप एक्वायर नहीं कर सकते जो फर्म के बिहाफ पर करोगे आप, यू कैन नॉट डू दैट। नेक्स्ट, यू कैन नॉट विदड्रॉ अ सूट ऑफ द फर्म के लिए कोई सूट चल रहा है, फर्म ने कोई सूट केस फाइल किया है कोर्ट में, यू कैन नॉट विदड्रॉ दैट। देन you cannot admit any liability। ओके, सपोज कीजिए कोई सूट आपके फर्म के अगेंस्ट चल रहा है एंड उसमें कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, आप उसको एडमिट नहीं करेंगे, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते फर्म की जो है। And you cannot enter into any new partnership on behalf of firm, means firm के behalf पर आप कोई पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकते, ये अथॉरिटीज आपको रेस्ट्रिक्ट करती हैं। सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन, अगेन वी विल रीड देम, दैट what this implied authority does not give any power to what, to submit a dispute of the business of the firm to arbitration को नहीं दे सकते आप। यू कैन नॉट ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑफ फर्म, किसके नाम, अपने नाम पर नहीं खोल सकते। आप किसी भी क्लेम मैटर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो फर्म के लिए चल रहा है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज, यू कैन नॉट एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्म के बिहाफ पर जाकर आप साइन कराए और कोई आपने बिल्डिंग या लैंड खरीद ली, या आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, आप कोई भी सूट जो कोर्ट में चल रहा है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यू कैन नॉट एडमिट एनी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी जो फर्म के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल कर रखा है कि ये फर्म ने हमसे 3 लाख 4 लाख ले रखे, तो ये नहीं आप कोर्ट में एडमिट कर लो इस चीज को। यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब फर्म के नाम पर जाकर आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सो दीज आर द सम रेस्ट्रिक्शन, एंड अगेन सी दीज आर गिवन इन योर सेक्शन 19 क्लोज 2। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, द इम्प्लाइड अथॉरिटी जो होती है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी बच्चे जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं सारे पॉइंट्स, दीज कैन बी एक्सटेंडेड, इनमें किसी ना किसी चीज पर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, कैन नॉट एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको लिखा जा सकता है कि यू कैन एडमिट द लाइबिलिटी, यू कैन ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सटेंड या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट वो कैसे किया जाएगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड by usage or custom of partnership, this is given in your section 20। इनको extend और restrict किया जाता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने की, इसको समझना, पॉइंट को कंफ्यूज नहीं होना। जो ये रेस्ट्रिक्शन हमने सेक्शन 20 में जस्ट पढ़ी है कि अथॉरिटीज को एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा सकता है, सो ये जो रेस्ट्रिक्शन है इज प्लेस्ड इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगर आप इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी में प्लेस करेंगे, देन दिस अथॉरिटी इज नोट नॉन टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को इस रेस्ट्रिक्शन का नहीं पता, सपोज कीजिए आपने कुछ ऐड कर दिया है या कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दी है ड्यूटीज और उसका थर्ड पार्टी को कोई भी आइडिया नहीं है, देन इट विल बाइंड द फर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि लोगों को तो इम्प्लाइड अथॉरिटीज जनरली ये लगती हैं
और अगर आप इनमें कोई चेंज कर देंगे तो थर्ड पार्टी जो कल डील करेगी उसको थोड़ा पता है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, और इस वजह से ये नहीं होगा, आप ये नहीं कहेंगे तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में इंक्लूडेड है, थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए था कि हमने रेस्ट्रिक्शन ऐड कर रखी, नहीं। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप सेक्शन 20 में चेंज करेंगे अपनी तरफ से और वो थर्ड पार्टी को नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है कि आपने वो चेंज करी है, देन फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लाइबिलिटी, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि हाउएवर अगर आपने कोई 19 क्लोज 1 में कोई रेस्ट्रिक्शन करी है, अब 19 क्लोज 1 दोबारा से आ जाइए ताकि आपको आइडिया मिल जाए, दैट एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर इन यूजुअल वे टू कैरी आउट दिस बिजनेस, देखिए यहां पर है ये चीज, दिस एनी act done by the partner in the usual way to carry on the business it binds the firm, है ना ये चीज। तो ये अगर कोई चेंज रेस्ट्रिक्शन 19(1) की, है ना, दीज आर सो रेस्ट्रिक्शंस, ये वाली रेस्ट्रिक्शंस जो होंगी दैट डज नॉट बाइंड द फर्म, ये फर्म को बाइंड नहीं करती हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एज दे आर डीम्ड टू, sorry this is double EMED, deemed to have knowledge of these statutory restrictions। इसमें कोई थर्ड पार्टी के लिए आपकी फर्म लाइबल नहीं होगी क्योंकि थर्ड पार्टी को कंप्लीट नॉलेज होती है कि ये चीजें तो डीम्ड है, ये आपको पता ही होना चाहिए, और ये स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। थर्ड पार्टी कब फर्म को लाइबल कर सकती है और कब नहीं कर सकती, ये दोनों में डिफरेंस है सेक्शन 20 में एंड सेक्शन 19 क्लोज 1 में, इसको अच्छे से समझना है। सो बच्चे विद दिस योर टॉपिक of section 18 to 22 is over. We have read what are those liabilities of the firm for the acts of the partner, पार्टनर के किस एक्ट से फर्म की लाइबिलिटी अराइज होती है और नहीं होती, वो सिचुएशंस हमने पढ़ी। इन नेक्स्ट सेशन वी विल आल्सो कवर अदर डिफरेंट लाइबिलिटीज। टिल देन कीप रीडिंग, कीप एंजॉयिंग, थैंक यू।